पिछले दिनों दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन और रियल एस्टेट पुरस्कार 2014 का वितरण किया गया। शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने समापन भाषण दिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रियल एस्टेट में काम कर रही कंपनियों को केवल मुनाफे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। आप तो मकान बनाने के लिए उत्सुक रहते ही है, पूरा एरिया डेवलप करने वाले भी उसमें लोग हैं और सरकार ने भी एक कल्पना की है कि आज़ादी के बाद इतने साल हो गए, चाहे बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो, चाहे थोड़ा कम गरीब हो, लेकिन गरीब ही वो आता है, चाहे मध्यम वर्ग का हो, कहीं ना कहीं हर एक के सिर पे एक छप्पर होना, एक उसकी शांति जिससे उसको मिले, एक सुरक्षितता वो महसूस करे, ये होना बहुत आवश्यक है। ये सरकार की कल्पना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 2022 तक करोड़ों मकान बनाना है, मगर कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति को सुकून महसूस हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ भी मिला तो भी जब तक उसका अपना एक छोटा सा आशियाना नहीं हो तब तक उसको चैन नहीं आता है। उसको लगता है मेरा अपना हो, 2 कमरे का क्यों ना हो, बट इट शुड बी माइन, नोबडी शुड से मी गो आउट ऑफ इट, नो, कोई मुझे ये नहीं कहे निकलो इससे, मेरा अपना हो। ये मेरा अपना ये भाव जो है, जब मकान घर बनता है, और मैं ये मानती हूँ ये घर देने वाले आप सब लोग हो, और अगर आप 2 दिन से इस बात की चिंता कर रहे हो कि हमारी चिंता भी कैसे मिटे ताकि हम दूसरों की चिंता कैसे मिटाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। केवल हमारी चिंता नहीं, हमारी चिंता भी मिटे, इसलिए सरकार के साथ आप बातचीत कर रहे हो। आपका जो संगठन है वो एक प्रकार से सरकार से भी जुड़ा हुआ, सरकार ने भी आपको रिकॉग्नाइज किया है कहीं ना कहीं कि कल अगर सरकारी योजनाएं चलाना हो तो वो आपकी तरफ ही देखेंगे कि यू आर द पर्सन। हम तो योजना बना रहे हैं, हम तो कुछ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप देने वाले आप हो। ये एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी तरफ देखा जाएगा, और जब ऐसा देखा जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो चिंता है उसकी भी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी। भारत की भी कई सारी चीज़ें अब बदल रही है। पहले हमारी कल्पना ये थी स्वातंत्र्य मिलने के बाद कि ग्रामीण का विकास, हम खेती प्रधान देश है तो उस तरीके से सोचते थे। धीरे धीरे हमने सोचा नहीं, खेती के साथ साथ शहर भी डेवलप हो रहे हैं, मगर शहर ऐसे होते गए कि उस समय हमने ध्यान दिया बड़े बड़े कारखाने लग जाए, ये हो जाए, फिर वहाँ काम करने के लिए लोग आए, बस्ती की बस्ती चली गई, तो नहीं ये गड़बड़ होगी। अब हम ये सोच रहे कि ऐसा नहीं है कि शहर में लोग आते हैं तो कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों में रहे और उनका जीवन और खराब होता चला जाए। तो अब हम ये जोर दे रहे हैं, और इसलिए राष्ट्रीय शहरी आवास नीति वगैरह सब हम बन रही है, और कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हर एक के सिर पे छत हो, लेकिन वो घर बने। एक सुव्यवस्थित शहरों की रचना हम कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है उसमें आप लोग सरकार का बहुत साथ दे सकते हो, दोनों प्रकार से दे सकते हो। सरकार को बता भी सकते हो कैसा एक शहर सुव्यवस्थित हो सकता है, और हम जब कोई डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस तरीके से आप क्या करते हो, हमारे यहाँ शहर में मैंने कई बार देखा जब हम शहर का प्लान बनाते हैं, उस मास्टर प्लान का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है, उसमें मैं भी हूँ। ये भाव होना चाहिए, मैं बिल्डर हूँ, मैं कॉलोनी बसाऊंगा, मैं बहुत एक छोटा सा शहर सिटी जिसको आप कहते हो वो मैं बसाऊंगा,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर शहर का ये मास्टर प्लान है, इसमें ये इतना ग्रीन एरिया रखना ही है, उसके ये इतने नियम भी है, तो मैं भी उसका पालन करूँगा। अगर वो मैंने नहीं किया तो मास्टर प्लान कई बनते हैं और बनते जाते हैं, और फिर बिगाड़ने में भी हम भी कहीं ना कहीं उसमें साधन बनते हैं। हर समय व्यक्ति अपने तय अतिक्रमण करता है, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी का ये मोह में वो पड़ ही गया होगा कि मुझे अगर 100 एकड़ में एक बहुत बड़ा शहर बनाना है, उसमें मुझे अगर 3 बगीचे छोड़ना है, बाकी और कुछ छोड़ना है, ये सब कुछ करना है, तो 3 नहीं करते हुए 2 ही करूँ तो क्या, एक हाथ प्लॉट जरा कर दो इधर का उधर, ये होता है। आप मैं सब अनुभव ली हुई, 25 साल की मेरी भी राजनीति हो गई अनुभव की, और इसी में बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है और फिर उसको ठीक करना। आज हम नदी प्रदूषण की, गंगा प्रदूषण ठीक करने की बात करते हैं, और तब ये बात ध्यान में आती है कि हर शहर में ये हो गया है कि शहर के निकासी के नदी नाले हमने ठीक रखे ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है, पानी की निकासी की जगह ही नहीं है, पानी के उतार को ध्यान में रखा ही नहीं है। कई सारे शहर ये बन गए, छोटे छोटे कॉलोनी बनो बोलो या सिटीज आज के तुम्हारे इसमें जो बन गई, मेगा सिटी बन गई, कहीं कुछ बन गई, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, मगर उनकी अपनी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उनकी अपनी पानी शुद्धिकरण की सिस्टम नहीं है। वो सब शहर के सिस्टम से जुड़ेंगे और उस शहर में वो सिस्टम है कि नहीं, इसका हमने विचार नहीं किया है। मेरे अपने शहर में मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, कई कॉलोनी मेरे यहाँ डेवलप हो रही है और उसके शहर के बाहर भी हो रही है, मैं उनको प्रश्न पूछती हूँ, आपने तो सुंदर बना दिए, मकान बहुत अच्छे हैं, आप कहते हैं हवादार है, ये छोड़ा है, ये ज़मीन खुली है, क्लब हाउस बनाया, दिस दैट, सब आपने बहुत सुंदर करे हैं, मगर जो भी आपकी सिस्टम है उस सबका भार पानी से लेके, ड्रेनेज से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब मेरे शहर पे आना है। भले ही आज आप हमारे शहर के बाईपास के उस पार हो, मगर आखिर में आना तो हमारे शहर के कॉरपोरेशन पे या कुछ पे। क्या आपने इस बातों को ध्यान में रखा है कहीं? क्या आपने अपनी सिस्टम डेवलप की या कॉरपोरेशन से तालमेल किया है? कई सारी चीज़ें बहुत, आई डोंट नो कि आपके इसमें वो सब कुछ आता है कि नहीं, आप इसमें कभी सोचते हो कि नहीं, या किस लेवल पे सोचते हो। मैं तो एक छोटी सी मामूली महिला हूँ, मैं मेरे शहर की, मेरे गांव की चिंता करती रहती हूँ, इसलिए आपके सामने ये बात कर रही हूँ कि चिंता का विषय मेरे जैसे का ये भी है। नियम हमारे भी बने हुए रहते हैं। हमारे यहाँ हम बोलते हैं चाणक्य ने नियम बनाए, कि चाणक्य ने तो बनाए थे उस समय भी, कैसे मकान होना चाहिए शहर के, शहर की अपनी डेवलपमेंट की बात। हमारे भी नियम बनाए होते हैं कि 2 मकानों के बीच अंतर कितना होना चाहिए। क्या हम उसका पालन करते हैं? कि अगर एक बिल्डर कुछ एक एरिया तक इतनी ये बिल्डिंग बना रहा है तो 15% उसका 15% उसको गरीबों के लिए या कुछ मकान उसको बनाना है, बना के देना है, एरिया छोड़ना है। और मैं आपको बताऊं, ये भी किसी ने, जो साधारण व्यवहारिक पर्सन है, उसने सोच के करा होगा। आप एक बड़ी बिल्डिंग बना के रखी, उसमें अच्छे अच्छे लोग रहने आए, उनको बर्तन वाली भी चाहिए, उनको कपड़े धोने वाला भी चाहिए, उनको प्लम्बर भी चाहिए, उनको सब प्रकार के लोग लगेंगे। अगर वो भी आपके साइड में ठीक स्थिति में रहेंगे तो आपकी सुरक्षा की भी गारंटी होती है एक प्रकार से। इसके केवल नियम के लिए नियम नहीं बना है। मैं जो सोचती हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ, उस दृष्टि से सोचती हूँ। मगर हम कभी, हमारी ये क्या होता है, माफ़ करना, मैं सबको नहीं ले रही हूँ, अब आपने संगठन बनाया है तो इस पर सोचो कि साधारणतः हमें यह लगता है कि हमें बनाने के लिए मत बोलो, हमें अगर कुछ ऐसा नियम करो कि 15% का कुछ हम पैसा दे देंगे, हम दे करके अपने आप को बरी करते हैं। ये हुआ है, मेरे शहर में भी हुआ है कि उतना हम पैसा भर देंगे, फिर गवर्नमेंट बनाए उसको, सरकार बनाए। सरकार के लिए भी तो कोई तो ज़मीन चाहिए ही ना, फिर उसको तो खरीदनी पड़ेगी ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये भाव होना चाहिए कहीं ना कहीं कि नहीं, अगर मैंने किसी 1 करोड़ का फ्लैट लेने वालों के लिए फ्लैट बनाया है या और मध्यम स्थिति वालों के लिए बनाया, मगर वो भी एक व्यक्ति है। आप सरकार से ये निवेदन कर सकते हैं कि मैं बनाऊंगा गरीबों के लिए, अगर मैंने अमीरों के लिए कुछ एरिया बनाया है तो कुछ एक हद तक उनके लिए भी बनाऊंगा, मगर हाँ, आप फ्री में देने की बात मत करो। मैं बिल्कुल इसके आने, और आपके भाग्य से
अभी जो प्रधानमंत्री मिले हैं वो भी इस विचार के हैं कि फ्री की बात नहीं करना है, मगर उनको उनके अपने लिमिट्स में कुछ प्राप्त तो हो जाए, कुछ मिले तो सही, अगर वो सोचे तो वो देना हमारी जी। तो कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव। और मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि ये सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जब हम कोई संस्था बनाते हैं तो उस संस्था बनाते से ही अपने आप वो भाव आना शुरू हो जाता है। ये नेशनल आवश्यकता है, राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगर आप उनको मकान नहीं दोगे तो वो कहीं भी झुग्गी झोपड़ी बना के एनीवेयर वो रहेंगे। फिर जो राष्ट्रीय आपदा आएगी और अगर हम कहेंगे इनके कारण आपदा आ गई तो उसमें कहीं ना कहीं सहभाग मेरा भी है। और अगर उसकी झुग्गी झोपड़ी डूब रही है मगर उसकी झुग्गी झोपड़ी के कारण नाले बंद हो गए और पानी शहर में भर गया तो मेरे मकान का भी पहला मंजिल कहीं ना कहीं तकलीफदायक बन रहा है, वहाँ भी पानी भर रहा है तो मैं भी तकलीफ पे आ रहा हूँ। ये भी भाव अब तो हमारे सबके समझ में आया होगा। और इसलिए ऐसे जब ये नेशनल आपके कन्वेंशन होते हैं तो एक राष्ट्रीय लेवल पर सोच रखे, ये हमारा देश है। अगर हमारे देश की हम इतिहास की बात करते हैं और हम मोहनजोदारो या ऐसे चीज़ों को हम बताते हैं कि हाँ हमारे देश की यह संस्कृति इतने सालों की, हमारे देश में उस समय मय सभा बन गई तो क्या आज नहीं हम इतनी सुंदर कुछ चीज़ बना सकते? और हम बनाने जा रहे हैं, बनाते हैं, हम दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास वो कला है, वो आर्किटेक्चर हम आज भी जानते हैं। तो उस हजारों साल पहले की चीज़ का आज अगर हमें अभिमान लगता है तो हम ऐसा क्यों ना कुछ करके जाए कि आज हमने जो इस राष्ट्र में कुछ करा है सबने संगठित होकर के, तो 2-4 हजार साल बाद लोग हमें भी याद करेंगे। ये भाव कन्वेंशन का हो।